Hello students, welcome to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti and we are doing NCERT series 9 to 12 और चैप्टर 4 पर हम पहुंच चुके हैं क्लास 10th के और उसका आज हम लास्ट पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। जो लास्ट पार्ट हमने किया था उसमें हमने पढ़ा था अबाउट द लाइफ ऑफ वीवर्स कि वहां पर क्या हो रहा था, फिर जो कॉलोनीज जो बनती जा रही थी जैसे भारत में, फिर यूरोपियन का कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वहां पर कब्जा कर लिया था और उन्हीं का रूल चलता था कि कैसे वीवर्स को जो है कपड़ा उनको सप्लाई करना है, क्या करना है। तो वो सब चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है फैक्ट्रीज कम अप, कि कैसे वहां पर अब जो है भारत में फैक्ट्रीज लगना शुरू हुई और कैसे फिर ट्रेड होता था। तो आज का हमारा जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है फैक्ट्रीज कम अप, कि फैक्ट्रीज कैसे आई और फिर कैसे सेटअप हुए, मिल्स वगैरह कैसे सेटअप हुए और फिर उन्होंने काम कैसे करना शुरू किया, सप्लाई कैसे होती थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट्रीज कम अप, फैक्ट्रीज का आना। द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन 1854। अब देखो ईयर आपको याद रखने हैं। फर्स्ट कॉटन मिल, फर्स्ट कॉटन मिल कहाँ का, अब ये भी याद रखना है कि कहाँ के बारे में बात हो रही है, बॉम्बे। सो बॉम्बे का जो फर्स्ट कॉटन मिल था वो कब आता है, 1854 में। लेकिन वो प्रोडक्शन करना कब शुरू करता है, 1854 में जो है सेटअप किया गया, लेकिन प्रोडक्शन जो होता है उसका होता है 2 साल बाद। सो प्रोडक्शन जो है इट वेंट इनटू प्रोडक्शन 2 years लेटर। उसके बाद 1862 तक वहां पर 4 मिल्स जो है काम करने लगे थे। बाय 1862 4 मिल्स वर एट वर्क विद 94,000 स्पिंडल्स, जो आपके स्पिंडल्स होते थे, और आपके जो 2150 लूम्स होते थे, उनके साथ साथ जो है आपके 4 मिल्स ने काम करना शुरू कर दिया था। कब तक, 1862 तक, 1862 तक आपके 4 मिल काम कर रहे थे। उसके बाद हम बात करें, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉटन मिल की। आपको ये भी याद रखना है कि किस मिल की बात हो रही है, कॉटन मिल अलग और जूट मिल अलग। अगर हम बात करें जूट मिल्स की तो वो कहाँ पर आए, शुरुआत कहाँ से हुई, बंगाल से। तो फर्स्ट जो है बंगाल में कब सेटअप हुआ, 1855 में। उसके बाद एंड अनदर वन 7 years लेटर इन 1872। तो जूट मिल कहाँ पर सेटअप हुआ, जूट मिल सेटअप हुआ बंगाल, बंगाल। कब, फर्स्ट कब सेटअप हुआ, 1855, 1855 में पहला जूट मिल बंगाल, बंगाल में आपका जो है लगा। उसके बाद अब बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो द एल्गिन मिल वाज स्टार्टेड इन कानपुर इन 1860s। अब एल्गिन मिल जो है यहाँ पर कहाँ पर लगा, कानपुर में, कानपुर में। ठीक है, कब लगा, 1860s में। और उसके बाद एंड अ ईयर लेटर फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद वो सेटअप। सो 1861 में यहाँ पर 1860s में कानपुर में लगा, और उसके बाद जो है अहमदाबाद का पहला कॉटन मिल, भारत का पहला नहीं, अहमदाबाद का पहला कॉटन मिल जो है 1861 के आसपास लगा। उसके बाद 1874 तक द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास वेंट बिगिन प्रोडक्शन। उसके बाद 1874 तक, 1874 तक अगर हम बात करें मद्रास की, तो पहला स्पिनिंग और जो आपका कातना और जो बुनाई वाला जो मिल था वो स्टार्ट कर दिया उसने प्रोडक्शन 1874 में। तो ये कुछ ईयर्स है और ये पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें कौन सा मिल कहाँ पर पहले लगा और किस ईयर में लगा वो सब दिया हुआ है। सो इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हु सेटअप द इंडस्ट्रीज, अब क्वेश्चन ये आता है कि सेटअप किसने किया इंडस्ट्रीज को, ये जो इसके लिए पूंजी पैसा कहाँ से आ रहा था, एंड उसके लिए वर्कर्स कहाँ से आ रहे थे, कौन काम करता था उसमें, द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। तो जो आपके स्टार्टिंग के एंटरप्रेन्योर थे वो कौन कौन थे, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडस्ट्रीज वर सेट अप इन डिफरेंट रीजन्स बाय वेरिंग सॉर्ट्स ऑफ पीपल। लेट अस सी हु दे वर, कौन वो लोग थे। The history of many business groups goes back to trade with China। अब जैसे कि आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि चाइना से ट्रेड होती थी, कैसे कि यूरोप वाले अफीम भी बेचते थे, ठीक है, भारत में उगाते थे और बेचते चाइना में थे। From the late 18th century, as you have read in your book last year, the British in India began exporting opium to China, ओपियम टू चाइना, और उसके बदले वहां से क्या लेते थे, चाइना से चाय ले लेते थे इंग्लैंड के लिए।
इस काम में जो बहुत सारे इंडियंस थे वो जूनियर प्लेयर्स बन गए थे, आप कह सकते हो कि उनके सहायक बन गए थे। वो कैसे? इस ट्रेड में वो क्या करते थे, वो पैसे देते थे, फाइनेंस करते थे, सप्लाईज की जो है सुनिश्चित करते थे कि सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। उसके बाद जो शिपिंग कंसाइनमेंट होते थे उसमें काम करते थे, तो इससे उन्हें पैसा मिलता था। Having earned through this trade, some of these businessmen had visions of developing industrial enterprises in India. अब उन्होंने यहाँ से पैसा कमाया और उन्होंने सोचा अब यहाँ पर हमें इंडिया में इसके लिए कुछ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस ओपन कर देनी चाहिए। उसमें किसका नाम आता है? द्वारका नाथ टैगोर का। तो बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर ने चाइना से जो है अपना पैसा कमाया और उसके बाद यहाँ पर आकर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और उन्होंने 6 स्टॉक जो है कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी उन्होंने स्टार्ट कर दी। कब? 1830s एंड 1840s के बीच में, 1830 से 1840 के बीच में उन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है स्टार्ट कर दी। उसके बाद जब वहां पर 1840s का जो है क्राइसिस आया तो टैगोर का भी ठप हो गया एंटरप्राइजेस, और उसके आसपास जो भी थोड़ा बहुत काम कर रहे थे उनका भी ठप हो गया। लेकिन अगर हम बात करें लेटर इन 19th सेंचुरी, इसके 19th सेंचुरी के एंड में मैनी ऑफ द चाइना ट्रेडर्स बिकेम सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। जो आपके चाइना के साथ ट्रेड चल रही थी, चाइना ट्रेडर्स थे, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए थे बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, 19th सेंचुरी के एंड में वो सक्सेसफुल हो गए थे। अब हम बात कर लेते हैं बॉम्बे वाले की। इन बॉम्बे पारसीज लाइक दिनशा पैटेट। अब बॉम्बे में कौन कौन से थे? पारसीज जो ये पहले से ही बिजनेस कम्युनिटी मानी जाती है। सो ही वाज दिनशा पैटेट एंड जमशेदजी नुसेरवानजी टाटा। ठीक है, उन्होंने क्या किया? अब दे बिल्ड huge industrial empires in India, accumulated their initial wealth partly from exports to China। तो इनका जो वेल्थ है कहाँ से आ रहा था? मोस्टली चाइना से इन्होंने स्टार्ट किया, चाइना ट्रेड से इनका पैसा आया। उसके बाद जो थोड़ा बहुत और भी कहीं से आता था पार्टली, वो कहाँ से आता था? जब ये रॉ कॉटन, कहाँ जाती थी रॉ कॉटन? रॉ कॉटन कहाँ जाती थी? अभी पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। रॉ कॉटन जाती थी आपकी इंग्लैंड और वहां से मैन्युफैक्चर होकर वापस इंडिया आती थी। तो वहां से इनको पैसा मिल रहा था, चाइना के साथ ट्रेड में पैसा इनको मिल रहा था और रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट करके इनको पैसा मिल रहा था। सेठ हुकुमचंद, a Marwari businessman who set up the first Indian jute mill in Calcutta 1917। तो इन्होंने फर्स्ट इंडियन जूट मिल जो है हुकुमचंद ने कहां पर बनाया? 1917 में कैलकाटा में, सेठ हुकुमचंद ने। इन्होंने भी कहां से किया था ट्रेड? चाइना के साथ ट्रेड से ही पैसा कमाया था। सो डिड द फादर एज वेल एज द ग्रैंडफादर ऑफ फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जीडी बिरला। और ये काम जीडी बिरला के जो फादर थे, उनके ग्रैंडफादर थे, वो भी किया। तो अब यहाँ से आपको एक मोटा मोटा क्या चीज समझ आ रही है कि जो चाइना के साथ ट्रेड चल रहा था, चाइना के साथ जो ट्रेड चल रहा था उस टाइम पे, वहां से इन लोगों ने पैसा कमाया। कैपिटल वॉज एक्यूमुलेटेड थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क्स। और जो है और भी अदर नेटवर्क्स थे जहां से इनको पूंजी का जो है मिलती थी। सम मर्चेंट्स फ्रॉम मद्रास ट्रेडेड विद बर्मा, ये बर्मा से ट्रेड करते थे। while other had link with मिडल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका, कुछ मिडल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका से करते थे ट्रेड। सो ट्रेड जो है वो एक मेन बेसिस था इनकी इनकम का। देयर वर येट अनदर कॉमर्शियल ग्रुप, उसके बाद कुछ और भी थे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे एक्सटर्नल ट्रेड में। वो क्या करते थे? दे ऑपरेटेड विद इन इंडिया, वो इंडिया के अंदर ही ऑपरेट करते थे। जैसे दूसरे एक जगह से दूसरे जगह की, एक सिटी से दूसरी जगह पर जाते थे, बैंकिंग मनी में करते थे वो। उसके बाद फंड्स जो है एक दूसरी सिटी के अंदर वो ट्रांसफर करते थे और ट्रेडर्स को फाइनेंस करते थे। और जैसे ही अपॉर्चुनिटी उनको दिखती थी तो उनमें से कई लोगों ने फैक्ट्रीज भी ओपन कर ली। एज कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडिया ट्रेड टाइटन, और जब कॉलोनियल कंट्रोल जो है इंडियन ट्रेड पर टाइट हो गया, द स्पेस विद इन इंडियन मर्चेंट्स कुड फंक्शन बिकेम इंक्रीजिंगली लिमिटेड। और वो जो है उनका स्पेस जो काफी अच्छे से वो ट्रेड कर रहे थे वो कम होता चला गया। दे वर बेयर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोप इन मैन्युफैक्चर गुड्स, और यूरोप के साथ मैन्युफैक्चर गुड्स में उनका जो ट्रेड था उससे उनको बिल्कुल बाहर निकाल दिया। एंड हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल्स एंड फूड ग्रेन्स। उसमें आपकी क्या आ गई? रॉ कॉटन, ओपियम, व्हीट एंड इंडिगो रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश। They were also gradually edged out of the shipping business, और जो उनका शिपिंग बिजनेस चल रहा था
उससे भी उनको बाहर निकाल दिया गया धीरे धीरे। Till the First World War, European managing agencies in fact controlled a large sector of Indian industries. और जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ तो यूरोपियन जो मैनेजिंग एजेंसीज थी वही ज्यादातर कंट्रोल कर रही थी इंडियन का जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह का काम था। वो कौन कौन सी थी? 3 of the biggest ones were बर्ड हिगलर एंड कंपनी, एंड्रयू यूल एंड जैर्डिन स्किनर एंड कंपनी। तो ये 3 जो है मेन, ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकती है कि वो कौन कौन सी 3 बिगेस्ट जो है इंडस्ट्रीज थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले इंडियन इंडस्ट्रीज को भी मैनेज कर रही थी। ओके, सो दीज वर द 3। These agencies mobilized capital, या अब कैपिटल मोबिलाइज करती थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी सेटअप करती थी और उनको मैनेज करती थी। इन मोस्ट इंस्टेंसेस जो इंडियन फाइनेंसर थे वो कैपिटल प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, इंडियन जो थे उनका काम था कैपिटल प्रोवाइड करना, वो देते थे पूंजी, कैपिटल प्रोवाइड करते थे। उसके बाद जो ये कंपनी क्या करती थी, एजेंसीज क्या करती थी, आगे का सारा इन्वेस्टमेंट ये लोग खुद करते थे और बिजनेस डिसीजन भी ये खुद ही लेती थी। भारत से तो सिर्फ इनको कैपिटल से मतलब था, अदरवाइज सारे डिसीजन इनके खुद के होते थे। द यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैव देयर ओन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, और अब इनके जो है अपने ही चैम्बर होते थे। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक परिसंघ इनके खुद के होते थे, वाणिज्यिक परिसंघ होते थे इनके, क्या बोलते हैं इसको, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इसमें इंडियन की कोई एंट्री नहीं थी, ये सब उन्हीं का था। ठीक है, तो इसमें इंडियंस को की कोई एंट्री नहीं थी। विच इंडियन बिजनेसमैन वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन, वो इनको ज्वाइन नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से जो है वहां पर काम चल रहा था कि कैसे ट्रेडिंग चल रही थी। पहले लोगों ने सेटअप किया, फिर कुछ डूब गए, फिर जैसे ही आपका कॉलोनियल कंट्रोल आया उसके बाद धीरे धीरे भारत वाले सब बाहर हो गए और इनके हाथ में ही सारी बागडोर आ गई। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, अब बात आती है कि जब फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, तो वर्कर्स कहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि कोई भी फैक्ट्री है, अब सब जानते हैं फैक्ट्री है तो वर्कर्स भी चाहिएंगे, जहां फैक्ट्री है वहां वर्कर्स की जरूरत होगी। फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर्स विद द एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज, और जैसे जैसे फैक्ट्रीज का एक्सपेंशन होगा दिस डिमांड इंक्रीज, और जैसे जैसे फैक्ट्रीज जो है बड़ी, फैक्ट्रीज बड़ी तो जो है लेबर की डिमांड भी बढ़ेगी, वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ेगी। ओके, 1901 की अगर बात करें तो वहां पर उस टाइम पर 5,84,000 वर्कर्स इन इंडियन फैक्ट्रीज में जो है थे। अगर हम बात करें 1946 की, ठीक है 1946 की, 1901 में इतने वर्कर्स जो वहां पर काम कर रहे थे, 1946 तक द नंबर वाज ओवर दिस मच। तो अब देखो कितनी बुरी हालत है, 24,36,000। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, ये वर्कर्स कहाँ से आए, एक तरफ आपको 5 लाख चाहिए, अब आपको 24 लाख के करीब चाहिए, तो ये कहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, जिस भी जहाँ पे सपोज करो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है तो इसके आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां से वर्कर्स आएंगे। ठीक है, इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन्स वर्कर्स केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड। Peasants and artisans who found no work in the village went up to the industrial centers in search of work। जिनको अपने गांव में काम नहीं मिल रहा है वो क्या करेंगे, बाहर आएंगे, जहां पर ये क्षेत्र बने हुए हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर बने हुए हैं, वहां पर आएंगे। Over 50% workers in the Bombay cotton industries in 1911 came from the neighboring district of Ratnagiri। ठीक है, तो बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री में रत्नागिरी के आसपास से ही लोग आते थे। अगर बात करें कानपुर के मिल्स की तो वहां पर भी आसपास से ही आते थे, विद इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कानपुर। उसमें कुछ लोग क्या होते थे, शहर से अपने गांव के बीच में जो है उनका आना जाना रहता था, एंड वो वापस भी जाते थे अपने जो है विलेजेस में, किस किस काम के लिए, कोई फेस्टिवल होता था तो तब जाते थे, और जब गेहूं की कटाई का या कोई भी हार्वेस्ट सीजन का जो है काम होता था तब वो चले जाते थे छुट्टी लेकर, और इनको मिल भी जाती थी, क्योंकि ये होता था, इन लोगों में स्वीकृत कर लेते थे कि जब भी हार्वेस्ट सीजन आएगा तो यू कैन गो। ओवर टाइम एज न्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जहां पर इंडस्ट्री है उसी के आसपास के लोग वहां पर एम्प्लॉयड है, वो वहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एम्प्लॉयमेंट की खबर फैली दूर दूर तक तो लोग जो है बहुत बहुत डिस्टेंस कवर कर कर आने लगे कि चलो उनको काम करने को मिलेगा।
फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंसेस, संयुक्त प्रांत जो उस टाइम पर होता था, फिर उत्तर प्रदेश बन गया, फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंसेस, फॉर इंस्टेंस दे वेंट टू वर्क इन द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बॉम्बे एंड इन द जूट मिल्स ऑफ कैलकाटा। तो देखो वो कहाँ से, अपने संयुक्त प्रांत से वो कलकत्ता और बॉम्बे जाने लगे काम करने के लिए, जब उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे जो है मिल्स जो है स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो दे कैन गेट सम वर्क। लेकिन जॉब्स इतना इजी तो था नहीं जॉब्स का मिलना। गेटिंग जॉब्स वाज ऑलवेज डिफिकल्ट, आज भी इतना ही मुश्किल है, पहले भी इतना ही मुश्किल था। सो गेटिंग जॉब्स वाज ऑलवेज डिफिकल्ट। ओके, इवन व्हेन मील्स मल्टीप्लाइड एंड डिमांड फॉर वर्कर्स इंक्रीज्ड, कि जब मील्स भी ज्यादा हो गए, डिमांड भी ज्यादा हो गई, लेकिन फिर पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, तो इसलिए क्या है, जॉब्स फिर भी इतनी अवेलेबल नहीं होती थी। नंबर सीकिंग वर्कर्स वर ऑलवेज मोर देन द जॉब्स अवेलेबल, कि जितने जॉब चाहते हैं उससे वो हमेशा ज्यादा होते थे जितनी जॉब्स है। एंट्री इनटू द मिल्स वाज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड, ऐसे रिस्ट्रिक्टेड होती थी। उसके बाद वहां पर एक जॉबर होता था। जॉबर का क्या काम होता था, जैसे इसका फोटो भी दिया हुआ है, सही है। सो ये इन भाई साहब का क्या काम होता था, ये अपने आस पास रिश्तेदार गांव में सबसे क्या करते थे, जो भी इनको लगता था उनको ये जॉब दिलवा देते थे। उसके बाद ये और क्या काम करते थे, उनकी हेल्प भी करते थे शहर में सेटल होने के लिए, उनकी जॉब्स को इंश्योर करते थे, उनको जब क्राइसिस का टाइम होता था पैसा देते थे। तो द जॉबर देयरफॉर बिकेम अ पर्सन विद सम अथॉरिटी एंड पावर। अब इसी के पास अथॉरिटी होगी ना, अब भाई जो भी जिसको ये जॉब दिलवाएंगे वो तो इनको ही सब कुछ मानेंगे, पावर भी आ गई। तो इसने क्या करना शुरू कर दिया कि ठीक है भाई, अब मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी बन गया हूं, तो जॉब चाहिए तो मुझे थोड़ा पैसा भी दो, थोड़ा फेवर दो, थोड़ा मनी दो, थोड़ा गिफ्ट दो। एंड देन अल्टीमेटली इसने क्या कर दिया, ही स्टार्टेड कंट्रोलिंग द लाइव्स ऑफ वर्कर्स। ओके, the number of factories workers increased over time. However, as you will see, there were a small proportion of the total industrial workforce. ठीक है, कि मतलब कि जो आपके वर्कर्स हैं वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो गए, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स का एक स्मॉल प्रोपोर्शन ही होता था। ओके, द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब जो आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसका अनूठापन आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या था। European managing agencies, which dominated industrial production in India, were interested in certain kinds of products. जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज यहाँ पर काम कर रही थी, जो डोमिनेट कर रही थी भारत के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, भारत में जो हो रहा था, वो कुछ ही प्रोडक्ट्स में जो है इंटरेस्टेड थी। वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से थे आपने देखा भी है, वो प्रोडक्ट्स थे टी, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने टी एंड कॉफी के प्लांटेशन को जो है एस्टेब्लिश कर दिया, और उन्होंने लैंड जो है चीप रेट पर ले ली कॉलोनियल गवर्नमेंट से। और उन्होंने कहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, माइनिंग में, इंडिगो नील जो होता था, एंड जूट में। Most of these were products required primarily for export trade and not for sale in India. तो ये किस लिए यहाँ पर प्रोड्यूस कराते थे, ताकि एक्सपोर्ट किया जा सके, ना कि इंडिया में सेल करने के लिए। When Indian businessmen began setting up industries in the late 19th century, they avoided competing with Manchester goods in Indian market. कैसे अवॉइड किया, अब जो बाहर से कपड़ा आता था बन के, वो क्या होता था, कपड़ा बनता था, लेकिन जो भारत में प्रोड्यूस करते थे वो धागा होता था, और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो इसलिए उसका कोई कंपटीशन ही नहीं था, उसकी वैरायटी हमेशा सुपीरियर होती थी। द यार्न प्रोड्यूस्ड इन इंडियन स्पिनिंग मिल्स वाज यूज्ड बाय हैंडलूम वीवर्स, और ये भारत में जो हैंडलूम वीवर्स होते थे वो यूज करते थे, और एक्सपोर्टेड टू चाइना, उसको चाइना में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। तो इसलिए इनका जो है मैनचेस्टर वाले कपड़े से कोई कंपटीशन वाली बात ही नहीं है। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, जब वहां पर बहुत सारे जो है पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इफेक्ट हुआ, कुछ चेंजेस आए, तो क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट आ गई। स्वदेशी मूवमेंट आ गई तो लोगों ने क्या कहा, बॉयकॉट कर दो फॉरेन गुड्स को। तो जितने भी इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे वो ऑर्गेनाइज हो गए कि अब उनको अपना भी तो इंटरेस्ट देखना है, तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया
टू इंक्रीज टैरिफ प्रोटेक्शन, कि टैरिफ प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन को जो है रेट बढ़ा दो, और अदर ग्रांट अदर कंसेशंस. From 1906, moreover, the export of Indian yarn to China declined since produce from Chinese and Japanese mills flooded the Chinese market. अब पहले क्या था, इंडिया से जा रहा था, इंडिया टू चाइना, लेकिन अब चाइना ने अपना बनाना शुरू कर दिया, तो अब उसको इंडिया की जरूरत नहीं है. तो अब क्या होगा, अब ये बिल्कुल ठप हो गई, यहाँ से तो ये ट्रेड ठप हो गई बिल्कुल. So industrial in India began shifting from yarn to cloth production, और अब इन्होंने धागे की जगह पर कपड़ा ही बनाना जो है शुरू कर दिया. Cotton piece goods production in India doubled between 1900 and 1912. इन 12 सालों में जो है कपड़े का ही प्रोडक्शन जो है, कॉटन पीस के जो कपड़े बनने लगे वो डबल होता चला गया. ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक तो रहा जो है स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया तो ये बिल्कुल एक नई सिचुएशन बन गई. जो ब्रिटिश मिल थे वो अपनी नीड्स को जो है फुलफिल करने में लगे पड़े थे, तो मैनचेस्टर इंपोर्ट्स जो थे इंडिया में जो आते थे वो डिक्लाइन हो गए. सडनली इंडियन मिल्स हैड अ वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई. अब भारत में तो खुद ही इतना बड़ा मार्केट था सप्लाई करने के लिए. उसके बाद जब वॉर लंबा खिंचा तो इंडियन फैक्ट्रीज भी वॉर की नीड्स को जो है फुलफिल करने के लिए सप्लाई करने लगी. उसमें जूट बैग होते थे, क्लॉथ किसके लिए होता था, आर्मी यूनिफॉर्म्स के लिए, टेंट, लेदर बूट्स, और जो आपके हॉर्स और जो खच्चर वगैरह होते थे उनके सैडल्स बनाने के लिए, एंड अ होस्ट ऑफ अदर आइटम्स. सो न्यू फैक्ट्री सेटअप होना शुरू हो गई, और जो ओल्ड थी वो पहले से ही वो मल्टीपल टाइम पर जो मल्टीपल शिफ्ट में काम करने लगी, क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी तो सप्लाई भी बढ़ानी थी. Many new workers were employed and everyone was made to work longer for longer hours. तो अब उनको ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था, और काफी सारे नए वर्कर्स जो है वो ले लिए गए. Over the war years, industrial production boomed. और जैसे ही वॉर ईयर चल रहा था तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो बहुत अच्छे से चल रहा था. After the war, Manchester could never recapture its old position in the Indian market. और वॉर जैसे ही खत्म हुआ तो मैनचेस्टर, जैसे पहले तो एकदम बाढ़ आ गई थी मैनचेस्टर गुड्स की भारत के मार्केट में, लेकिन अब जब वॉर के बाद मैनचेस्टर ने जो है कंपटीशन जो है इतना दे ही नहीं पाया, वो पहले वाली स्थिति में आ नहीं पाया. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश की जो खुद ही जो अर्थव्यवस्था थी वो बुरी तरह चरमरा गई थी. अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विद द यूएस, और यूएस, जर्मनी, जापान, द इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन क्रम्बल्ड आफ्टर द वॉर. बिल्कुल बुरी तरह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी. कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स हो गया. एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली, बिल्कुल फेल होते चले गए. विद इन द कॉलोनीज लोकल इंडस्ट्रियल ग्रेजुअली कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन, सब्स्टिट्यूटिंग फॉरेन मैन्युफैक्चर्स एंड कैप्चरिंग द होम मार्केट. और जो यहाँ पर लोगों ने अपना जो है जमा लिया था अपना बिल्कुल बिजनेस, वो बिल्कुल अपना ही मैन्युफैक्चर कर रहे थे, और उन्होंने अपने होम मार्केट को कैप्चर कर लिया था. अब वो नहीं चाहते थे कि बाहर से लोग आए और उनकी जगह सप्लाई करें. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट. अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का अपना ही अलग जो है डोमिनेशन रहा है. कैसे? बड़ी फैक्ट्रीज लगी, लेकिन एकदम से इतना थोड़ी हो जाएगा. जो लघु उद्योग आपका है उसका तो बहुतायात हमेशा से ही रहेगा उस टाइम पर. तो while factory industries grew steadily after the war, large industries formed only small segment of the economy. इकोनॉमी का जो है स्मॉल सेगमेंट ही फॉर्म करती थी. मोस्ट ऑफ देम वर लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे. अब वो कहाँ थी? ज्यादातर बंगाल में थी या फिर बॉम्बे में थी. और जगह पर क्या होगा? अब वहां पर तो छोटी छोटी जो आपके लघु उद्योग है वही काम करेंगे ना. सो over the rest of the country, small scale production continued to predominate. Only a small proportion of the total industrial labor force worked in registered factories. और बहुत कम मात्रा में जो है रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज थी उसमें लोग काम करते थे. जैसे कि 1911 में अगर हम देखें, 1911 में सिर्फ 5% वर्कर्स जो थे वो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में काम करते थे, एंड 10% इन 1931. The rest worked in the small workshop. और बाकियों ने क्या काम करना शुरू किया? स्मॉल वर्कशॉप्स में काम करना शुरू किया. एंड हाउसहोल्ड यूनिट्स often located in alleys and bylanes invisible to the passerby. अपने घर गली मोहल्लों में जो है काम करना शुरू किया. In fact, in some instances, handicrafts production actually expanded in the 20th century. और इसमें क्या था कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन जो है वो भी एक्सपेंड हो रहा था 20th सेंचुरी में.
किसके केस में अगर हम बात करें हैंडलूम के बारे में, while cheap machine made thread wiped out the spinning industry in the 19th century, the weavers survived despite problems. In the 20th century, handloom cloth production expanded steadily, almost traveling between 1900 and 1940. जो आपका हैंडलूम वाली चीजें हैं वो फिर भी चलती रही, उनकी लाइफ बहुत कठोर रही, लेकिन वो फिर भी जो है जिंदा रही, वो फिर भी जो है डिमांड में रही. हाउ डिड दिस हैपन? दिस वॉज पार्टली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज. अब उन्होंने भी थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी जो है अपना ली थी. जैसे कि अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, अब उन्होंने एक फ्लाई शटल के थ्रू काम करना शुरू कर दिया था. तो इससे क्या फायदा होता था कि ज्यादा मात्रा में कपड़ा बन सकता था. फ्लाई शटल इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर वीविंग, बुनने के काम आती है. मूव्ड बाय द मीन्स ऑफ रॉप्स एंड पुलीज इसमें लगे होते हैं. तो इसमें हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स लगे होते थे जिनको वेफ्ट बोलते थे, और वर्टिकल थ्रेड्स जो होते थे उनको वाप बोलते थे. द इन्वेंशन ऑफ द फ्लाई शटल मेड इट पॉसिबल फॉर वीवर्स टू ऑपरेट लार्ज लूम्स एंड वीव वाइड पीसेस ऑफ, मतलब कि चौड़ा पीस जो बन सकता था, वाइड पीस ऑफ क्लॉथ. पहले दिन छोटा छोटा बनता था, वाइड पीस ऑफ क्लॉथ भी फ्लाई शटल के जो है जरिए से बन सकता था. और by 1941 over 35% of handlooms in India were fitted with fly shuttles. 1941 तक 35% जो है फ्लाई शटल्स के साथ फिट हो चुके थे हैंडलूम्स. लेकिन आपके जो ट्रावनकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल, इसमें तो 70 to 80% जो है फ्लाई शटल यूज करने लगे थे. There were several other small innovations that helped weavers to improve their productivity and compete with the mill sector. और इसके अलावा भी उन्होंने छोटी छोटी इन्वेंशन करना शुरू कर दिया जो उनको कंपटीशन देती थी मिल वर्कर के, मिल सेक्टर के साथ. Certain groups of weavers were in a better position than others to survive the competition. Amongst weavers, some produced coarse cloth while some finer. कुछ मोटे वैरायटी पे काम करते थे, कुछ फाइन वैरायटी पर काम करते थे. जो मोटा कपड़ा होता था वो पुअर लोग खरीदते थे, और फाइन जो होता था वो अमीर लोग खरीदते थे. और इसका जो पुअर क्लॉथ खरीदते थे, कोर्सर क्लॉथ, उसकी डिमांड हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती थी. क्यों? क्योंकि बेड टाइम हार्वेस्ट आ गया तो रूरल पीपल उनके पास कम ही जो है खाने के लिए होगा, तो उनकी जो कैश इनकम है वो डिसअपियर हो जाएगी, तो वो कैसे खरीदेंगे कपड़ा. और जो फाइनर वेराइटी है वो तो जो आपके वेल टू डू है उनके लिए तो स्टेबल है. रिच कुड बाय दीज इवन व्हेन द पुअर स्टार्व्ड. और रिच जो है उस टाइम पर तब भी खरीद सकता है जब पुअर जो है भूखमरी से मर रहा है. फेमाइन्स डिड नॉट इफेक्ट द सेल्स ऑफ बनारसी एंड बलूचारी. आपकी जो साड़ी होती थी, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था फेमाइन्स का इन पर. क्यों? क्योंकि ये जो मेल्स वर्कर्स थे ये इस चीज को कंपटीशन दे ही नहीं सकते थे. तो जो साड़ीज विद वोवन बॉर्डर्स, जो साड़ी होती थी जिनका बॉर्डर जो है बुना हुआ होता था, या फिर जो लुंगीज और हैंकरचीफ्स थे आपके मद्रास के, वो कभी भी डिस्प्लेस नहीं हुए मील प्रोडक्शन से. वो लोगों को हाथ के बुने हुए ही अच्छे लगते थे और उसी की डिमांड होती थी. Weavers and other craft people who continued to expand production through the 20th century did not necessarily prosper. Their life were hard. मतलब कि इतना नहीं कि उनको बहुत कुछ मिल गया था, उनकी लाइफ बहुत कठोर थी. Very often the entire household, including all the women and children, had to work at various stages of the production process. और अक्सर उनके घर के बच्चों को, महिलाओं को भी उसी स्टेज पर काम करना पड़ता था. Their life and labor was integral to the process of industrialization. ठीक है, उनकी लाइफ was the integral to the process of industrialization. अब हम आ गए हैं इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक पर, मार्केट फॉर गुड्स. अब मार्केट्स कहाँ से मिलेगा इन गुड्स को, कैसे इनको बेचा जाएगा. गुड्स तो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इनको बेचा कैसे जाएगा. तो यहाँ पर बात आती है एडवर्टीजमेंट की. ठीक है, कि कैसे एडवर्टीजमेंट किया जाए. आज भी आप देखते हो कि एडवर्टीजमेंट पर कितना जोर चलता है. आप यूट्यूब पर ही देख लो, सब ऐड देते हैं. तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ऐड से ही लोग देखेंगे, उनको समझ आएगा और उनको अच्छा लगेगा तो वो खरीदेंगे. तो एडवर्टीजमेंट पर लोगों का ज्यादा फोकस होता है. वी हैव सीन हाउ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स अटेम्प्टेड टू टेक ओवर इन द इंडियन मार्केट. ठीक है, उन्होंने इंडियन मार्केट को ले लिया. अब उनको उस चीज के लिए डिमांड भी तो पैदा करनी पड़ेगी, अपना स्पेस भी तो बनाना पड़ेगा कि कैसे वो बेचेंगे.
बट वेन न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड पीपल हैव टू बी परसुएडेड टू बाय देम, कि वो खरीदें उसे. दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट. हाउ वाज दिस डन? कि उनको लगे कि मुझे तो ये प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना है. तो वो कैसे होगा? वो होगा आपका एडवर्टीजमेंट से. हाउ? One way in which new consumers are created is through advertisement, as I told you. As you know, advertisement make products appear desirable and necessary. They try to shape the minds of the people and create new needs. Today, we live in a world where advertisement surrounds us. आपको चारों तरफ अभी भी आप अगर घर में बैठे हो तो आपको 3-4 चीजें तो दिखी जाएंगी एडवर्टीजमेंट की. They appear in newspaper, magazines, hoardings, street walls, television screens. But if we look back into the history, we find that from the very beginning of industrial age, advertisements have played a part in expanding the markets for products and in shaping a new consumer culture. कि एडवर्टीजमेंट आज के ही युग में नहीं है इतना इम्पोर्टेंट. अगर हम पहले की बात करें तो पहले भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता था. इसकी पहले ही अपना इतिहास है. ठीक है. When Manchester industrialist began selling क्लॉथ इन इंडिया, तो वो लेबल लगाते थे. जब मैनचेस्टर के लोग यहाँ पर कपड़ा बेचते थे, क्लॉथ बंडल देते थे, तो उस पर लेबल लगा होता था. जैसे आज भी आप कोई चीज देखते हो ना, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, तो वहां पर पहले वो लोग अपना बंडल पे जो है मार्क करके भेजते थे, एक लेबल लगाकर भेजते थे, मेड इन मैनचेस्टर. उससे क्या लगता था लोगों को कि हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये सस्ता है, या जो भी है उस टाइम पर जो लोगों को लगता था. तो वहां पर जो है वो बड़ा बड़ा लिखते थे मेड इन मैनचेस्टर, जिससे लोग उसे खरीदे, लोगों को दिखे. और ये बोल्ड उसमें लिखा होता था, रिटन इन बोल्ड ऑन द लेबल. दे वर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग द क्लॉथ, कि हाँ हम जो खरीद रहे हैं वो बिल्कुल सही है और एकदम सही चीज हम खरीद रहे हैं. बट लेबल्स डिड नॉट ओनली कैरी वर्ड्स एंड टेक्स्ट. उसमें सिर्फ वर्ड्स और टेक्स्ट नहीं होते थे कि मेड इन दैट एंड मेड इन वेयर. दे ऑल्सो कैरीड द इमेजेस, और इमेजेस बहुत सुंदर तरीके से दिखाई जाती थी. जैसे कहीं कहीं पे आपको देवी मिलेंगे, भगवान मिल जाएंगे, कई बार आपको कोई राजा मिल जाएगा, कोई शासक मिल जाएगा. तो इस तरह से होते थे. We can have some idea of the mind of the manufacturers, their calculation in the way. अब देखते हैं कैसे होते थे. जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है सनलाइट सोप कैलेंडर ऑफ 1934. Here God Vishnu is shown bringing sunlight from across the skies. सनलाइट सोप, और ये भगवान विष्णु दिखा रहे हैं सनलाइट लेकर आते हुए बादलों के बीच में से. तो इस तरह जो है उनको अट्रैक्टिव बनाया जाता था. उसमें आपके जो है काफी सारे जो प्रोडक्ट्स पर एडवर्टीजमेंट होती थी, वो होती थी कृष्ण की और सरस्वती देवी की. वो क्या, उससे लोगों को लगे कि भले ही वो फॉरेन लैंड से मैन्युफैक्चर हुआ है, लेकिन वो फेमिलियर है इंडियन पीपल के लिए. तो देखो एडवर्टीजमेंट वाले लोग किस तरह से माइंड से खेलते थे. By the late 19th century, manufacturers were printing calendars. और फिर उन्होंने क्या किया, कैलेंडर्स को भी प्रिंट करना शुरू किया. क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर मैगजीन्स जो है वो ही पढ़ेंगे जिनको पढ़ना आता है, और जिनको पढ़ना नहीं आता है वो क्या करेंगे, उनके लिए कैलेंडर्स बनाए गए. तो कैलेंडर्स जो है वो घर में लेकर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो उसको देखेंगे ना पूरे साल तक, तो उस चीज का एडवर्टीजमेंट खुद ब खुद हो जाएगा. कोई उनके घर आएगा, वो भी देखेगा उस चीज को. So they were hung in tea shops, in poor people's home, just as much as in offices and middle class apartments. And those who hung the calendars had to see the advertisements day after day. रोज देखते थे. And through the year, in these calendars once again we see the figures of gods being used to sell news product. और उसमें अलग अलग भगवान आपको दिखाई देते थे जो अलग अलग प्रोडक्ट जो है बेच रहे होते थे. तो इस तरह से धर्म का भी यूज उसमें किया जाता था. Like the images of gods, figures of important person, जैसे कि आपके कोई एम्परर हो गए, नवाब हो गए, इन सब चीजों को भी उस कैलेंडर में यूज किया जाता था. कि भाई अगर इतना बड़ा, जैसे आपको अभी किसी का ऐड करते हुए शाहरुख खान दिख जाए, अमिताभ बच्चन दिख जाए, तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई कुछ अच्छा होगा. हालांकि अभी तो जो है ऑडियंस समझ रही है कि एडवर्टीजमेंट होता है, बट कुछ लोग तो अभी भी नहीं समझते हैं. तो उन लोगों को क्या लगता है कि जब इतने बड़े लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे. बट ऐसा नहीं होता है, वो एक्चुअल में यूज नहीं करते हैं. लेकिन एडवर्टीजमेंट के लिए लोगों को, ऑडियंस के लिए, अपने बिजनेस के लिए उन लोगों को हायर करते हैं और तब उनसे एडवर्टीजमेंट कराते हैं. दे आर डूइंग दिस फॉर मनी एंड वी आर वेस्टिंग आवर मनी टू बाय देम.
ओके, लाइक द इमेजेस ऑफ गॉड, फिगर्स ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सन वाज आल्सो देयर। जैसे कि अगर आप किसी भी रॉयल फिगर को रिस्पेक्ट करते हो तो उस प्रोडक्ट को जो वो यूज कर रहा है उस एडवर्टीजमेंट में, उसको भी रिस्पेक्ट करो और उसको यूज करो। तो क्योंकि उससे क्या लगता था कि या तो वो किंग यूज कर रहा है या उसको शाही निर्देश में बनाया गया है, तो उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते उसकी क्वालिटी को। When Indian manufacturers advertised, the nationalist message was clear and loud. If you care the nation, then buy the products of the nation produced. तो जो जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो लोगों ने क्या बनाया कि जो अगर आप भारत से प्यार करते हो तो भारत में बनी चीजें ही खरीदो, ठीक है, मेड इन इंडिया। एडवर्टीजमेंट बिकेम अ व्हीकल ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी। तो यहाँ पर भी नेशनलिस्ट मैसेज जो अगर आपका स्वदेशी मूवमेंट के लिए बना तो वो भी आपका जो है एडवर्टीजमेंट ही बने। तो काफी पहले से जो है एडवर्टीजमेंट इतने इंपॉर्टेंट है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? अब पूरे चैप्टर का कंक्लूजन 4 लाइन में देखो कितना अच्छा दे दिया गया है। क्लियरली द एज ऑफ इंडस्ट्रीज हैड मेंट अ मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज, कि इंडस्ट्रीज के आने से एक मेजर टेक्नोलॉजी चेंज तो आया, फैक्ट्रीज की ग्रोथ हुई, ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज एंड द मेकिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स, और इसमें क्या हुआ, एक नई इंडस्ट्रियल लेबर बनकर आ गई। हावेवर एज यू हैव सीन, और जैसे कि आपने देखा, हैंड टेक्नोलॉजी एंड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन रिमेन्ड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, कि आपकी जो हैंड लेबर थी और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन थी वो इस पूरे औद्योगिक भूदृश्य का पार्ट बनी रही। और हम अगर इतिहास की बात करेंगे, औद्योगिकीकरण के इतिहास की भी बात करेंगे, तो भी हम इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हैंड टेक्नोलॉजी वाले लोगों को नहीं भूल सकते हैं कि इसका एक अभिन्न अंग है। सो दिस वाज अबाउट द चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस सारे चैप्टर के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरह से फैक्ट्रीज आई, किस तरह से लोगों पर उन चीज़ों का इफेक्ट पड़ा, और कैसे कैसे फिर स्मॉल स्केल जो लोग थे वो सरवाइव करते गए, वो इंडस्ट्री सरवाइव करती गई, और कैसे फिर एडवर्टीजमेंट चलाए गए ताकि लोग उस चीज़ों को खरीद सकें। तो इस चैप्टर को आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सो दिस वाज अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।